बच्चों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना के इस बीमारी में जो महामारी के रूप में फैली हुई है, आप सब अपना भी और अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रख रहे होंगे, मास्क आदि का प्रयोग कर रहे होंगे और स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अब इसी के साथ में अपना उपन्यास के विकास क्रम का 5वां चरण, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम स्वतंत्रता के पश्चात के उपन्यास के युग के रूप में भी पहचानते हैं। तो इस युग में जो उपन्यासकार हुए प्रमुखतः, या उनके जो उपन्यास उनके द्वारा रचे सामने आए, वह उनका एक क्रम मैं आपके सामने सहूलियत के लिए बताती हूँ। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने मैला आंचल उपन्यास लिखा। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है अंतिम अरण्य। तो नागार्जुन ने भी अपना योगदान दिया था और उनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है रतिनाथ की चाची और बलशनामा स्वतंत्रता के पश्चात के युग की देन है। नरेश मेहता द्वारा डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, प्रथम फागुन आदि उपन्यास लिखे गए। और विष्णु प्रभाकर के योगदान को भी हमने विस्मृत कर सकते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास अर्धनारीश्वर और दो मित्र लिखे। तो जैसा कि हर युग की अपने कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ छाप होती है, और तो स्वतंत्रता के पश्चात तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय सामाजिक जीवन में आया, राजनीतिक जीवन में आया। उसी का हम जो स्पष्ट प्रभाव उस समय के साहित्य पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि प्रेमचंद युग के पश्चात विश्व रंगमंच और साहित्य जगत को अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। और भारत को भी आज़ादी मिली थी। आज़ादी प्राप्ति के बाद हुए परिवर्तन को हम डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव के शब्दों में भली भांति समझ सकते हैं। तो लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा कि स्वाधीनता के पश्चात अनेक नई समस्याएं सामने आईं। विश्व के अन्य राष्ट्रों की भांति भारत ना तो केवल दास्ता से मुक्त हुआ और उसका अंत हुआ, और ना ही एक शासन सत्ता के स्थान पर नई शासन सत्ता की स्थापना हुई। तो ये जो परिवर्तन थे, नई शासन सत्ता का आना, दास्ता से मुक्ति मिलना और अंग्रेज़ों का भारत को छोड़ना, यहाँ तो ये सारी चीज़ें या क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ, उससे भारत की न केवल यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो पहले जर्जर हो चुकी थी अंग्रेज़ों के समय में, वरन एक नई सामाजिक समस्या या सामाजिक चुनौती भी बड़े ही व्यापक पैमाने पर हमें भारतीय समाज में देखने को मिली। यह चुनौती थी हिंदू मुस्लिम के मध्य घृणा, वैमनस्य, द्वेष की भावना ऐसी भर दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था, फूट डालो और राज्य करो। तो जाते जाते अंग्रेज़ जो थे वो हमारे सामाजिक ढांचे को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को, आपसी प्रेम सौहार्द सबको नष्ट भ्रष्ट करके चले गए। तो जो भारतीय सामाजिक स्थिति थी वो बद से बदतर होती गई। और आज़ादी के तुरंत बाद हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा, हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी जैसी दर्दनाक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति ने नई पीढ़ी के सामने अंधेरा फैला दिया। ये सामाजिक जो एक तरह से मूल्यों का पतन हुआ, जो भारत में पहले सब मिलजुल कर रहते थे, सभी धर्म और जाति के लोग, तो अंग्रेज़ों की आज़ादी तो दे दी, पर उन्होंने बहुत सारे मनों में हिंसा, घृणा पैदा कर दी। और भारतीय जो जनमानस था वह भी समझ नहीं पा रहा था कि इस चुनौती का कैसे सामना करे। और इसी समय हमने देखा, आज़ादी के साथ ही भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अपनी नई पहचान लेकर अलग हो गया। तो इन परिस्थितियों से प्रेरित होकर जो उपन्यास साहित्य है हमारे सामने आया, वह विभिन्न प्रकार के रंग रूप लिए हुए था। इस समय के उपन्यास में प्रमुखता मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी, सामाजिक, यथार्थवादी के साथ ऐतिहासिक चेतना को व्यक्त करने वाले उपन्यास भी रचे गए। यहाँ यह बताना भी उचित है कि आंचलिक उपन्यास भी आज़ादी के बाद की ही देन है। आंचलिक उपन्यासों में हम मैला आंचल को यहाँ पर ज़रूर चिन्हित करना चाहेंगे, और ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अर्थात आंचलिक उपन्यासों से तात्पर्य है अंचल विशेष की रहन सहन
खान-पान, वेशभूषा, सामाजिकता के बारे में जहाँ विस्तार से बताया जाए, वह आंचलिक उपन्यास होते हैं। अब हम आगे अपनी बात जारी रखते हैं। यहाँ पर कुछ उपन्यासकार ऐसे भी हुए जिन्होंने आज़ादी के बाद की घटनाओं को जो हमारे सामने रखा या परिस्थितियों को देखा और समझा। उनके उपन्यास के विषय भी लगभग वही रहे थे। जैसे उनके उपन्यासों में उद्देश्यहीनता, व्यक्तित्व की खोज या मूल्यों के विघटन की जो बात है, वह उपन्यासकार अपने उपन्यासों में व्यक्त करते हैं। जैसे निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह आज़ादी के बाद के साहित्य और उपन्यासकारों के योगदान के पश्चात हम उपन्यास के विकास के क्रम के संदर्भ में छठे चरण के अंतर्गत साठोत्तर उपन्यासों पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं उपन्यासकार का जो अंतिम और छठा चरण है, उसके बारे में हम अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। तो छठा चरण, जिसे हम साठोत्तर उपन्यास के नाम से जानते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साठोत्तर शब्द में अपने आप में एक अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, यानी 60 के दशक के बाद के उपन्यास। इसमें प्रमुख उपन्यासकार जो हैं, उनके नाम और उनके रचित उपन्यासों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे राही मासूम रजा, इनका आधा गाँव, और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, रामदर्श मिश्र का जल टूटता हुआ, ये भी आंचलिक उपन्यास है। नरेंद्र कोहली का दीक्षा, अवसर, युद्ध आदि, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा। इसी क्रम में हम अमृतलाल नागर का मानस का हंस उपन्यास का नाम भी उल्लेख करेंगे। वह भी अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने पुरुष उपन्यासकारों के बारे में चर्चा की, उसमें यहाँ हम महिला उपन्यासकारों का नाम भी आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे। उनमें प्रमुख रूप से हैं मन्नू भंडारी का आपका बंटी, महाभोज। और तो मन्नू भंडारी का जो आपका बंटी है, वो परिवार के विघटन की, माता पिता की आपसी तनाव की प्रतिफल है कि बंटी जो है वह हॉस्टल भेज दिया जाता है। तो एक तरह के बाल मन की जो टूटन है, पीड़ा है, वह दोनों माता पिता नहीं समझ पाते हैं। और एक अन्य महिला उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। इनके उपन्यास हैं चितकोबरा और उसके हिस्से की धूप। तो यहाँ पर हम साठोत्तर उपन्यासों की भी विशेषताओं को संक्षेप में आपके सामने बताएंगे, ताकि आप सब इसको सहजता और सरलता से समझ सकें। तो हिंदी उपन्यास इस साठोत्तर युग के में या छठे युग में एक नए मुकाम पर आ गया था। इसे साठोत्तर उपन्यास के नाम से पहचान मिली। और सन 1950 से 1960 के मध्य के दशक में ऐसा रहा है कि जब मध्यम वर्ग के जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यास प्राय अंतर्मुखी अभिव्यंजना से युक्त रहे। किंतु 1960 के बाद हिंदी उपन्यासों के यथार्थता की उसकी कटुता से बचने के स्थान पर उनका स्वतंत्र निरूपण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देने लगी। अतः हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि साठोत्तर उपन्यासों में नग्न यथार्थ के चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अर्थात पहले साहित्य में कुछ बातों को एकदम स्पष्ट रूप से या खुले रूप से व्यक्त नहीं किया जाता था, पर साठोत्तर उपन्यास में मनुष्य अपनी कुंठा, त्रास इत्यादि को अभिव्यक्ति देने लगा खुलकर। तो साठोत्तर उपन्यास की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें कथाहीनता और कथायुक्तता तो दोनों हैं ही, और इन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर ये आगे भी बढ़ा है। और उपन्यासकारों ने महानगर, कस्बा, गांव ही नहीं, आदिवासियों के जीवन को भी अपना विषय बनाया है। अर्थात जो अभी तक उपेक्षित वर्ग था और साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाता था, वह भी साहित्य में अपना स्थान पाने लगे, या उनके भी जीवन को साहित्य में दर्शाया जाने लगा। इन उदाहरणों से हम अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे आधा गाँव, राग दरबारी, जल टूटता हुआ, सफ़ेद मेमने आदि। तो आगे बच्चों और इसको स्पष्ट करते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि साठोत्तरी उपन्यासों के चरित्र के माध्यम से मोहभंग, पति पत्नी के संबंधों में दरार, अजनबीपन, प्रेम के विविध रूप, पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष, परिवार का विघटन, और साथ साथ निम्न जाति और उपेक्षित लोगों के प्रति संवेदनशीलता
दर्शाना भी प्रमुख रूप से रहा है। अर्थात जैसा हमने ऊपर चर्चा की है कि समाज में जो कुंठा थी, तनाव था या एक दूसरे को ना समझने की एक पहचान जो होती है या अपनापन था, वह कुछ उपेक्षित होना लगे परिवार में। जो अपने लोग थे वह उपेक्षा का शिकार होने लगे। तो इस तरह है साठोत्तर उपन्यास में चरित्रों के बदलते हुए स्वरूप को मृदुला गर्ग, रमेश बख्शी और मन्नू भंडारी के उपन्यासों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम मन्नू भंडारी का आपका बंटी और महाभोज को या उसके चरित्रों को ज़रूर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से सामाजिक मापदंड या मूल्यों में परिवर्तन आने लगा था। तो साठोत्तर उपन्यास स्त्री पुरुष के बदलते चरित्रों को हम क्रमशः मृदुला गर्ग के चितकोबरा और उसके हिस्से की धूप में भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि साठोत्तर उपन्यासों में या साठोत्तरी वर्षों में, विशेषकर 8वें और 9वें दशक में लिखे गए उपन्यास, जो उनमें जो शिल्प है और जो कथ्य है, दोनों आधार पर विशिष्टताएं और नवीनता लिए हुए है। अतः इस तरह हमने उपन्यास के विकास यात्रा के विभिन्न चरणों को का विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ एक बात आपसे साझा करना ज़रूर मैं आवश्यक समझती हूँ कि साहित्य का पूरा या जो रूप है वह तभी लिया जा सकता है, या साहित्य का पूरा आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम किसी न किसी रूप में रचनाकारों की विभिन्न विधाओं पर आधारित साहित्य को पढ़ें, अध्ययन करें। क्योंकि एक ही साहित्यकार नाटक भी लिखता है, निबंध भी लिखता है, कविताएं भी लिखता है। तो हम उसके जब विविध विधाओं को पढ़ते हैं, तभी हम बखूबी उस साहित्यकार को और उसके साहित्य को भली भांति समझ पाते हैं। तो इस तरह बच्चों, यहाँ हमने उपन्यास के जो विषय है उसको भली भांति समझा और जाना, और आपके सामने 6 विकास क्रम के चरणों को स्पष्ट किया। धन्यवाद।